नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, अगर आप रात को अकेले टैक्सी या कैब में सफर करते हैं तो ये कहानी सुनने के बाद शायद आप दोबारा सोचेंगे। ये कहानी है सुरेश की, एक टैक्सी ड्राइवर जिसकी जिंदगी में एक रात ऐसी सवारी आई जो उसे उसके सबसे बड़े गुनाह के सामने ले आई। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 11 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी और सोडियम लाइटों की पीली रोशनी में हर चीज धुंधली और अजीब सी लग रही थी। सुरेश अपनी पुरानी सफेद एम्बेसडर टैक्सी को रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा किए बीड़ी सुलगाए आने वाली सवारियों का इंतजार कर रहा था। सुरेश पिछले 22 साल से टैक्सी चला रहा था। शहर की हर गली, हर मोड़, हर सुनसान रास्ता उसे अपनी हथेली की लकीरों जैसा याद था। लोग कहते थे सुरेश जैसा माहिर ड्राइवर पूरे शहर में दूसरा नहीं। उसकी टैक्सी में बैठने वाला हर मुसाफिर सही सलामत वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन बीते कुछ हफ्तों में सुरेश के अंदर कुछ बदल गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो अक्सर अकेले में बड़बड़ाता हुआ दिखता था। उस रात स्टेशन से एक अकेली औरत निकली, उम्र यही कोई 35-40 साल, सफेद साड़ी, हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग। उसने सुरेश की टैक्सी की खिड़की पर दस्तक दी। भाई साहब, गंगापुर कॉलोनी चलोगे? सुरेश ने घड़ी देखी। रात के 11:15 बजे थे। गंगापुर कॉलोनी शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर थी। जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। इस वक्त वहाँ कोई सवारी नहीं ले जाना पसंद करता था, लेकिन पैसों की तंगी और उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी लाचारी देखकर उसने हामी भर दी। बैठिए, चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट हुई और शहर की रोशनियां पीछे छूटने लगी। कुछ ही देर में वे मुख्य सड़क से उतरकर उस पुराने जंगल के रास्ते पर आ गए जिसे लोग काला रास्ता कहते थे। स्थानीय लोग बोलते थे कि यहाँ रात को अकेले चलना अच्छा नहीं माना जाता। गाड़ी में सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो औरत खिड़की से बाहर देख रही थी, बिल्कुल खामोश। बहन जी, इतनी रात को अकेले कहाँ से आ रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेश ने सोचा शायद उसने सुना नहीं होगा, तो उसने फिर पूछा। इस बार औरत की आवाज आई, धीमी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। बस भाई साहब, घर जाना है, बहुत दिन हो गए घर गए। आवाज में कुछ ऐसा था जिससे सुरेश के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने आईने में उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात ये थी, आईने में पिछली सीट खाली नजर आ रही थी। सुरेश ने आंखें मिचमिचाई, फिर से देखा। इस बार आईने में औरत बैठी दिख रही थी, बिल्कुल सामान्य। गाड़ी जंगल के अंदर और गहरे में जाती रही। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ जिसकी शाखाएं हवा से यूं हिल रही थी जैसे कोई हाथ हिला रहा हो। अचानक गाड़ी की हेडलाइट टिमटिमाने लगी। सुरेश बड़बड़ाते हुए, ये क्या हुआ? डैशबोर्ड पर हाथ मारा, लाइट फिर से ठीक हो गई। उसने राहत की सांस ली। पीछे से आवाज आई, भाई साहब थोड़ा तेज चलिए, देर हो रही है। जी बहन जी, बस पहुंचते ही है। गंगापुर कॉलोनी करीब आ रही थी। जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, सुरेश को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। गाड़ी के अंदर का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। उसकी सांसें भाप बनकर दिखने लगी, जबकि जुलाई का महीना चल रहा था और उमस भरी गर्मी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, औरत अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा खिड़की की तरफ से हटकर सीधा सुरेश की तरफ था और उसकी आंखें, उसमें कोई रोशनी नहीं थी, बिल्कुल काली, गहरी, जैसे किसी अंधे कुएं में झांक रहे हो। बहन जी, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर तैर गई। ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान के चेहरे पर शोभा नहीं देती। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, बस जल्द से जल्द इस सवारी से पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन तभी सामने सड़क पर कुछ नजर आया। एक साया, बिल्कुल इंसानी शक्ल का, सड़क के बीचों बीच खड़ा। बचाओ! सुरेश ने जोर से ब्रेक मारी। गाड़ी घिसटती हुई रुकी। उसने आंखें खोली तो सामने कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और सन्नाटा। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी, औरत गायब हो चुकी थी। सुरेश का दिल हलक में आ गया। उसने गाड़ी से बाहर निकलकर चारों तरफ देखा।
पर कोई नहीं था, ना कोई पैरों की आहट, ना कोई आवाज, बस जंगल की खामोशी और हवा की सरसराहट। वो बड़बड़ाता रहा, ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो यहीं बैठी थी। उसने गाड़ी के अंदर देखा, पिछली सीट पर वो चमड़े का बैग पड़ा था जो औरत लेकर आई थी। कांपते हाथों से उसने बैग खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी। फोटो उसी औरत की थी, जवानी के दिनों की, एक छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए। के पीछे लिखा था, सुनीता देवी, गंगापुर कॉलोनी, 1998। सुरेश का शरीर जैसे जम गया। ये नाम उसे कहीं जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ सुना था। उस रात किसी तरह वो टैक्सी को यू टर्न देकर वापस शहर लौट आया। रास्ते भर उसकी नजरें बार बार पीछे वाले शीशे पर जाती रही, कहीं वो औरत फिर से न बैठी हो। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी कमला को सारी बात बताई। कमला ने पहले तो हंसकर टाल दिया, थक गए होंगे, नींद की कमी है, इसलिए वहम हो रहा है। लेकिन जब सुरेश ने वो फोटो दिखाई तो कमला का चेहरा भी फीका पड़ गया। सुनीता देवी, सुरेश, ये नाम तो वही नाम है जो बरसों पहले अखबार में छपा था, याद है ना? याद है वो गंगापुर कॉलोनी वाला हादसा? सुरेश को धीरे धीरे याद आने लगा। करीब 25 साल पहले जब वो नया नया टैक्सी चलाना सीख रहा था, गंगापुर कॉलोनी के पास एक भयानक हादसा हुआ था। एक औरत जो अपनी बेटी के साथ रात की आखिरी बस पकड़कर घर लौट रही थी, टैक्सी से हादसे का शिकार हो गई। ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। औरत की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी बेटी अस्पताल में कुछ दिन बाद दम तोड़ गई। सबसे भयानक बात यह थी कि वो ड्राइवर कभी पकड़ा नहीं गया। गाड़ी का नंबर प्लेट जाली था और पुलिस ने जांच बिना किसी नतीजे के बंद कर दी। कमला की आवाज कांप रही थी, सुरेश, वो हादसा, वो टैक्सी। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। याद आया कि उस जमाने में उसका एक दोस्त था, मोहन, जो शराब पीकर टैक्सी चलाया करता था। हादसे वाली रात मोहन ने उससे मदद मांगी थी। अब था कि उसकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है, नंबर प्लेट बदलनी है। सुरेश ने उस वक्त बिना ज्यादा सवाल किए उसकी मदद कर दी, ये सोचकर कि शायद कोई मामूली सी बात होगी। लेकिन अगले दिन जब अखबार में हादसे की खबर छपी, सुरेश को एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। उसने मोहन को बचाने में उसकी मदद की थी। डर के मारे उसने कभी किसी को नहीं बताया। मोहन कुछ महीनों बाद शहर छोड़कर कहीं चला गया। सुरेश ने इस राज को अपने सीने में दबा लिया। वक्त के साथ सब कुछ भुला दिया जाएगा, लेकिन अब 25 साल बाद वो राज वापस लौट आया था। अगली रात सुरेश ने फैसला किया कि वो टैक्सी नहीं चलाएगा। इन घर का खर्चा, बेटी की पढ़ाई, कर्जे की किस्तें, सब कुछ उसे मजबूर कर रहा था। डरते डरते उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। रात कोई सवारी नहीं मिली, अगली रात भी नहीं, लेकिन तीसरी रात फिर वही हुआ। रेलवे स्टेशन के बाहर वही औरत सफेद साड़ी में वही चमड़े का बैग लिए खड़ी थी। भाई साहब, गंगापुर कॉलोनी चलोगे? का शरीर सुन पड़ गया। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी जुबान को बांध दिया हो। उसके हाथ खुद ब खुद गाड़ी का दरवाजा खोल रहे थे। बैठिए, उसकी आवाज भी जैसे उसकी अपनी नहीं थी। गाड़ी फिर से उसी काले रास्ते की तरफ बढ़ चली। सुरेश का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसका शरीर जैसे उसके काबू में नहीं था, जैसे कोई उसे उस रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। पीछे से आवाज आई, तुम्हें याद है ना वो रात? इस बार आवाज में कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक दर्दनाक गुस्सा था। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मोहन ने, तुमने जानते हुए उसकी मदद की, नंबर प्लेट बदली, तुमने पुलिस को झूठी जानकारी दी। मेरी बेटी सिर्फ 8 साल की थी, उसने अस्पताल में 3 दिन तड़प तड़प कर जान दी। तुम चैन से अपनी जिंदगी जीते रहे। गाड़ी अचानक खुद ब खुद रुक गई, बीच जंगल में, जहां पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाती थी। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा। औरत का चेहरा अब बदल चुका था। उसकी त्वचा सड़ी हुई, आंखें धसी हुई, मुंह से एक अजीब सी बदबू निकल रही थी। सुरेश की चीख गले में ही अटक गई। मैं यहाँ अपनी बेटी की रूह को चैन दिलाने आई हूँ।
जब तक इस हादसे का सच सामने नहीं आया मेरी बेटी की आत्मा भटकती रहेगी और तुम इस सच के गवाह हो। मैं क्या कर सकता हूँ। मोहन तो कहीं और चला गया, बरसों हो गए। मोहन 3 साल पहले मर चुका है, बीमारी से तड़प तड़प कर, ठीक वैसे ही जैसे मेरी बेटी तड़पी थी। लेकिन उसने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी, सच कबूल करते हुए। वो चिट्ठी उसके घर में एक पुरानी अलमारी में पड़ी है। तुम्हें वो चिट्ठी ढूंढनी होगी और पुलिस को देनी होगी, सच को सामने लाना होगा। लेकिन मुझे मोहन के घर का पता नहीं मालूम। औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। सुरेश के माथे को छूते ही उसके दिमाग में जैसे एक तस्वीर उभर आई हो। एक गली का नाम, एक घर का नंबर। तुम्हारे पास 7 दिन है। अगर 7वें दिन तक सच सामने नहीं आया तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मोहन की हुई थी। इतना कहकर औरत की शक्ल धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। गाड़ी के अंदर की ठंडक अचानक गायब हो गई और सुरेश पसीने से लथपथ कांपते हुए अकेला बैठा रह गया। अगली सुबह सुरेश ने अपनी बीवी को सारी बात बताई। कमला पहले तो यकीन नहीं कर पाई, लेकिन सुरेश की हालत देखकर और उस अजीब निशान को देखकर जो औरत की उंगलियों ने उसके माथे पर छोड़ा था, एक हल्का सा जला हुआ निशान जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा था, कमला को मानना पड़ा कि कुछ तो असाधारण हुआ है। कमला ने कहा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। सुरेश बोला, और क्या कहेंगे? कि एक भूत ने मुझे बताया कि 25 साल पहले एक हादसे का सच एक मरे हुए आदमी के घर में छुपा है। सुरेश ने सिर पकड़ लिया। तो फिर पहले हमें वो चिट्ठी ढूंढनी होगी, सबूत के बिना कोई बात नहीं मानेगा। सुरेश के दिमाग में वो पता अभी तक साफ तौर पर याद था, जैसे किसी ने उसके दिमाग में जबरन बिठा दिया हो। शहर के दूसरे छोर पर एक पुरानी बस्ती में मोहन का घर था। अगले दिन सुरेश और कमला उस पते पर पहुंचे। घर बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। दीवारों पर काई जमी हुई थी, दरवाजा आधा टूटा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मोहन की मौत के बाद घर खाली पड़ा था। उसका कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया और मकान मालिक कोर्ट कचहरी के चक्करों में उलझा हुआ है। सुरेश ने डरते डरते दरवाजा धकेला। अंदर धूल और सीलन की बदबू थी। मकड़ी के जाले हर तरफ फैले हुए थे। कमला ने टॉर्च जलाई और दोनों अंदर की तरफ बढ़े। सुरेश बड़बड़ाया, अलमारी कहाँ होगी? एक कमरे में कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी, जिस पर सालों की धूल जमी हुई थी। इसने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ बर्तन और एक डिब्बा रखा था। डिब्बे को खोलते ही उन्हें एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी मिली। सुरेश ने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं मोहन अपने पूरे होशो हवास में ये कबूल करता हूँ कि 14 जून 1999 की रात मैंने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए एक औरत और उसकी बेटी को टक्कर मारी थी। मैं डर के मारे मौके से भाग गया। मेरे दोस्त सुरेश ने बिना पूरी बात जाने मुझे नंबर प्लेट बदलने में मेरी मदद की, ये सोचकर कि मामला छोटा है। लेकिन असली गुनाहगार मैं हूँ, सिर्फ मैं। उसे बस धोखे में रखा गया था। मैं अपनी मौत से पहले ये सच बताना चाहता हूँ ताकि उस औरत और उसकी मासूम बेटी की आत्मा को चैन मिल सके और मेरे गुनाह का बोझ किसी और के कंधों पर ना रहे। मोहन कुमार। सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और बोला, मतलब मोहन को भी एहसास हो गया था मरने से पहले। एक दिन सुरेश और कमला पुलिस स्टेशन पहुंचे। शुरू में इंस्पेक्टर ने उनकी बात को हल्के में लिया। जब उन्होंने चिट्ठी दिखाई और पुराने केस की फाइल निकलवाई गई तो सब कुछ मेल खाने लगा। 25 साल पुराना अनसुलझा केस आखिरकार बंद हो सका। मोहन की मौत हो चुकी थी, इसलिए उस पर मुकदमा नहीं चल सकता था, लेकिन कम से कम सच सामने आ गया और सुनीता देवी और उसकी बेटी को इंसाफ मिल गया, भले ही मरणोपरांत। सुरेश पर भी सबूत छुपाने के इल्जाम में हल्की सी कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन 25 साल पुराने मामले और उसकी ईमानदार गवाही की वजह से अदालत नरमी बरती। उस रात जब सुरेश घर लौटा, थका हुआ लेकिन दिल से हल्का, तो उसने महसूस किया कि माथे पर वो जला हुआ निशान गायब हो चुका था। कुछ दिन बाद सुरेश ने फिर से टैक्सी चलानी शुरू की। एक रात रेलवे स्टेशन के बाहर, वही जगह जहां वो पहली बार मिली थी,
सुरेश ने एक साया देखा, सफेद साड़ी में वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उनमें कोई डर या गुस्सा नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान। उसने हाथ जोड़े और धीरे धीरे धुंध में घुलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। सुरेश ने भी हाथ जोड़े, आंखें बंद की, नहीं मन कहा, माफ करना बहन जी, अब तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की आत्मा को चैन मिले। आज भी लोग उस काले रास्ते से रात के वक्त गुजरते हैं तो कहते हैं कि कभी कभी सफेद साड़ी वाली परछाई सड़क किनारे खड़ी दिखती है, लेकिन अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस एक खामोश गवाह की तरह खड़ी रहती है, उस सच की याद दिलाते हुए जो 25 साल दबा रहा। और सुरेश आज भी टैक्सी चलाता है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक सुकून है, उस बोझ से आजादी का सुकून जो उसने ना जाने कितने सालों से अपने सीने में दबाए रखा था। कहते हैं कुछ सवारियां हमें मंजिल तक नहीं बल्कि हमारे अपने गुनाहों के सामने लेकर जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।